नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। वन्यजीव सप्ताह के दूसरे दिन देहरादून के मालसी डियर पार्क में हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कहा, इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में सामंजस्य के साथ बनेगा विकास का मॉडल। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने शुरू की वार्षिक गंगाबंदी। दिवाली तक गंगा नहर में सफाई और मरम्मत का काम रहेगा जारी। हर की पैड़ी पर गंगा जल न होने से मायूस लौट रहे श्रद्धालु। और पौड़ी का रामसी स्टेडियम बना खिलाड़ियों के लिए वरदान। एशिया के दूसरे सबसे ऊंचे स्टेडियम में भविष्य के लिए खिलाड़ी हो रहे तैयार। अब समाचार विस्तार से। देहरादून स्थित मालसी जू में आज मानव वन्यजीव सह अस्तित्व थीम को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। गत दिवस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ किया था। ये 8 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन्यजीवों के संरक्षण की हमारी संस्कृति रही है। हम लगातार वन्यजीवों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। मालसी जू में टाइगर के आने से पर्यटकों की तादाद में इजाफा हुआ है। हमारी संस्कृति भी वन्य जीवों के संरक्षण की रही है। हमारे देवी देवताओं के साथ भी, चाहे हम देवी के वाहन की बात करें, भगवान शंकर महादेव के गले की बात करें, हमेशा सर्पों का उनके साथ रहना होता है। उल्लू वाहन है ऐसे। इसलिए ये जो सप्ताह है हमारा, इस सप्ताह भर में हम ये संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जीवों का संरक्षण करेंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन्यजीव सह अस्तित्व थीम के अनुरूप हमें जीवन जीना होगा। जन सहभागिता के माध्यम से वन्यजीवों के प्रति लोगों में प्रेम भावना पैदा करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही वन्यजीवों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जीव का महत्व क्या है हमारे अस्तित्व के लिए, हम दोनों को एक साथ जीना होगा। क्योंकि हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे जीवन में, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, इसके लिए वन्य जीव का भी अपना महत्व है। तो वन्य जीव भी रहे और मानव भी आगे बढ़े, विकास भी आगे बढ़े। ये इस बिना कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के संभव नहीं है। जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तो इसका कुल उद्देश्य ये है कि इसके माध्यम से आम आदमी के अंदर जागरूकता ला करके, जन सहभागिता के माध्यम से वन्य जीव को के प्रति लोगों में प्रेम लाने की, कि वन्य जीव हमारे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बहुत आवश्यक है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक रंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि मानव वन्यजीव सह अस्तित्व की थीम पर इस बार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जा सके, यह भी वन्यजीव सप्ताह का मकसद है, क्योंकि जंगल का परिवेश और उसकी सुरक्षा करना सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि वन्यजीव सप्ताह में 7 दिन थीम के आधार पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत सरकार ने जो थीम रखा है वो है मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, मैन एंड एनिमल को एग्जिस्टेंस। और उसके साथ साथ उन्होंने स्लाइटली एक्सटेंड किया है कि प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करना, कि हम जानते हैं परिवेश एवं जंगल का सुरक्षा हमारा सर्वोपरि है एवं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोग भी होते हैं, इसके साथ वन्य जंतु भी। तो आज मेरा एंटायर उत्तराखंड में वन विभाग बहुत ही उत्साह के साथ इसको आज मना रहे हैं। खबर हरिद्वार जिले से। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा की जाने वाली वार्षिक गंगाबंदी दशहरे की मध्यरात्रि से शुरू हो गई है। यूपी सिंचाई विभाग द्वारा गंगा की साफ सफाई के लिए हर साल दशहरे से लेकर दीपावली तक गंग नहर का पानी रोक दिया जाता है। इस साल भी मरम्मतीकरण और साफ सफाई के लिए दशहरा की मध्य रात्रि से ऊपरी गंग नहर को बंद कर दिया गया है, जिसे अब 19 से लेकर 20 अक्टूबर की मध्य रात्रि को चालू किया जाएगा। इस दौरान निर्माण कार्य और साफ सफाई के कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही जहां गंग नहर के किनारे कमजोर हैं, उन्हें भी ठीक किया जाएगा। 19-20 की मध्य रात्रि में पुनः गंगा चालू हो जाएगी। और ये क्लोजर मुख्य रूप से इसलिए होता है कि एक साल में मेंटेनेंस के जो काम होते हैं हमारे नहर पे, वो नहीं हो पाते। इस क्लोजर की अवधि में वो मेंटेनेंस के कार्य और प्रोजेक्ट के कार्य पूरे किए जाएंगे, जिससे कि लगातार वर्ष भर इसको फिर से चलाना संभव हो सके। इसमें मुख्य रूप से हमारे जो ठेक जमा हो गई हैं वो हटाई जाएंगी। कांवड़ मेले पर कांवड़ के टुकड़े, कपड़े, गंदगी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, वो की जाएगी।
कई जगह पर बोल्डर इकट्ठा हो जाता है, इसमें सप्लाई चैनल में हरकी पौड़ी के आसपास उसकी रिग्रेडिंग की जाएगी। एक इस बार हम जो है नहर का डिस्चार्ज नापने के लिए एक गेज पॉइंट बना रहे हैं, उसका काम किया जाएगा। सिल्ट इजेक्टर की सफाई की जाएगी, जो भी हमारे चैनल्स हैं उनके मेंटेनेंस की जाएगी, स्ट्रेंथनिंग की जाएगी। वहीं गंगा बंदी के चलते धर्मनगरी में यात्रियों की आवाजाही थम गई है। हर की पैड़ी समेत तमाम घाटों पर गंगा में पानी न होने के चलते यहां तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जो श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं वे गंगाजल न होने के चलते मायूस लौट रहे हैं। यहाँ आए तो पानी कम था, जल का स्तर बहुत कम था। नहाने में फैमिली के साथ आए हुए थे, बहुत दिक्कत है। कुछ हल्का सा बड़ा है तो वो गंदा जल आ रहा है, साफ नहीं है। घंटाघर पर इस पर बिल्कुल जल नहीं है। स्नान हर की पौड़ी पर करा, वहाँ जल नहीं था, लोटा से नहाए थे कुछ बाल्टियों। गंगा बंदी होने के बाद में हरिद्वार में आने का सबसे बड़ा कारण है गंगा जी। अब गंगा जी ही नहीं होंगी जिस समय, तो यात्री कैसे आएगा? गंगा जी में जब गंगा जी सूख जाएंगी तो यात्रियों का आना जो है 1% कम हो जाता है, 1% ही रह जाता है, 99% कम हो जाता है गंगा जी में यात्रियों का आना। गंगा जी में इतना तो जल रहना चाहिए कि आने वाला यात्री श्रद्धालु जो भी है वो अपनी आकर के पूजा अर्चना कर सके, स्नान कर सके, डुबकी लगा सके। बिल्कुल गंगा जो है सुखाने का कार्य ठीक नहीं है। जनपद पौड़ी गढ़वाल की रांसी स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो रहा है, विशेषकर उन खिलाड़ियों के लिए जो एथलेटिक्स के क्षेत्र में अपना भविष्य बना रहे हैं। समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्टेडियम एशिया का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा स्टेडियम है। यहां लगभग साल भर खिलाड़ी अपना भविष्य संवारने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। चमोली के गाँव मझोटी की रहने वाली मानसी नेगी ने रेस वॉकिंग को अपना करियर चुना और आज रांसी स्टेडियम में असिस्टेंट कोच के तौर पर काम कर रही है। मानसी की माने तो ये स्टेडियम खिलाड़ियों का भविष्य संवारने में बेहद अहम रोल अदा कर रहा है। पौड़ी रांसी स्टेडियम है, ये हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर भी है। और पहले जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए कि एक सिंथेटिक ट्रैक नहीं होता था और सिंथेटिक ट्रैक देखने के लिए प्लेन्स के स्पोर्ट्स कॉलेजों में देखने को मिलता था, तो आज ये फैसिलिटी है कि हमारे पहाड़ क्षेत्रों में सिंथेटिक ट्रैक बना है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन गई है जो कि बहुत सारे एथलीट को एक नया प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है। वहीं पौड़ी निवासी सोनाली भंडारी इस स्टेडियम में भविष्य के लिए तैयार हो रही हैं। उनका मानना है कि इस स्टेडियम के जरिए आगे की राह बेहद आसान हो जाएगी। कि पौड़ी के लोकल के बच्चे यहाँ बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं और बाहर के इतने सारे बच्चे यहाँ दौड़ने आते हैं, तो जब हमने उन्हें देखा तो हमें भी उनसे प्रेरणा मिली कि हमें भी कुछ करना चाहिए। वैसे तो हम मतलब आगे रनिंग करना चाहते थे, बट हमारी थोड़ा फैमिली कंडीशन सही नहीं है, पर हम यहाँ एक फाउंडेशन से जुड़े और तब से हम यहाँ रनिंग करने आते हैं। और यहाँ के जो कोच सर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छी चीज़ें गाइडलाइन करते हैं, अच्छे से बताते हैं। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी जयवीर सिंह रावत का कहना है कि हाई एल्टीट्यूड में बने इस स्टेडियम में उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित अन्य राज्यों के लगभग 300 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उनकी माने तो आने वाले समय में और अधिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राशि है हमारा जो एक उत्तराखंड सरकार द्वारा एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप किया है, जिसको कि 7000 फीट की ऊंचाई पे है समुद्र तल से। और इसमें जो है कि उत्तराखंड राज्य के और हमारे स्थानीय खिलाड़ियों एवं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब के विभिन्न खिलाड़ी यहाँ पे प्रशिक्षण कर रहे हैं। रोज़ाना लगभग 300 से अधिक खिलाड़ी यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर होने के कारण उनको जितनी भी सुविधाएं हैं वो हमारे द्वारा उनको प्रदान की जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सहस्त्रधारा क्षेत्र का दौरा कर आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को सहायता राशि बांटी। काबीना मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि उनके अनुरोध के बाद आपदा में पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों के लिए मिलने वाली सहायता राशि 1,25,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ी हुई राशि प्रभावित परिवारों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होगी। इस दौरान सहस्त्रधारा के दुकानदारों ने भी अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। कैबिनेट मंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।